आर्मेचर रिएक्शन अल्टरनेटर में कैसे हो रही वो आपको बताई। पहला मैंने बताया था आपको फिजिकली सिग्निफिकेंस है, देन आपको मैंने यहाँ पे वेवफॉर्म से, एंड लास्ट में आपको फेजर डायग्राम से। सबसे ईजिएस्ट मेथड वैसे ये है आपका फेजर डायग्राम। इससे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो और इजीली निकाल सकते हो कि इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नाउ अब चलते हैं इस तीनों को कंक्लूड कर देते हैं। तो हमने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखे उनको कवर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी तक सीखे हैं, यानी कि पूरा आर्मेचर रिएक्शन का जो लेक्चर कवर करा है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, कि एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए जीरो पावर फैक्टर क्या मतलब है। जीरो पावर फैक्टर के बारे में हमने क्या सीखा। जीरो पावर फैक्टर का मतलब हुआ cos 90, और cos 90 का क्या मतलब हुआ। cos 90 का मतलब हुआ या तो प्योर इंडक्टर हो सकता है, ये प्योर इंडक्टर होगा, या फिर हम कह सकते हैं प्योर आपका कैपेसिटर होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, तो जीरो पावर फैक्टर के बाद अगर लिखा हुआ है लैगिंग तो इसका मतलब होगा प्योर इंडक्टर, और अगर लिखा हुआ है लीडिंग तो इसका मतलब होगा प्योर कैपेसिटर। समझ में आ गई बात। ये एक बात ये सीखी। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस इफेक्ट। जब भी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ठीक है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है तो इसके अंदर क्या होगा, ये बिल्कुल जैसा कि हमने डीसी मशीन में सीखा था, सिमिलर टू डीसी मशीन। एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है, सिमिलर टू डीसी मशीन, यानी कि जैसा कि डीसी मशीन में क्रॉस इफेक्ट होता था, बिल्कुल वैसा ही क्रॉस इफेक्ट जो होगा वो यहाँ पे होगा अल्टरनेटर केस में। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, तो आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट इस पर्टिकुलर केस की बात करी जाए, जैसे कि डीसी मशीन की अगर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो डीसी मशीन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। डीसी मशीन में इस तरीके के फील्ड पोल्स होते थे हमारे पास, और ये होता था हमारे पास रोटर, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे होती थी। और मान के चलते हैं यहाँ पे अगर क्रॉस आ जाता था, आपको याद होगा, तो राइट हैंड रूल के हिसाब से ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती थी ये। और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आर्मेचर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी, इनकी वजह से जो स्टेटर होता था उसका जो नॉर्थ पोल के फ्लक्स होते थे वो ऊपर शिफ्ट हो जाते थे। ठीक है, और वो इस तरीके से एंटर करते थे और यहाँ से ऐसे लीव करते थे। याद होगा आपको, ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में हम लोगों ने कवर करी है। तो ये इफेक्ट क्यों होता था, ये जो शिफ्टिंग होती थी ऊपर की तरफ, ये जो शिफ्टिंग होती थी, ये होती थी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर टू डीसी मशीन, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट पूरा कर देता हूँ। सिमिलर टू डीसी मशीन, सिमिलर टू डीसी मशीन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ फ्लक्स। इसमें क्या होगा, शिफ्टिंग होगी फ्लक्स की, शिफ्टिंग ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो शिफ्टिंग होगी फ्लक्स की। ठीक है, कौन सा फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स की बात हो रही है। तो फील्ड फ्लक्स क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, अब किधर शिफ्ट होगा इसको जरा निकालते हैं, तो इसको जरा देख लेते हैं किधर शिफ्ट होगा। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूं मैं आपके लिए। तो देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास दिस वन इज द, ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ पोल, सेलियंट पोल ले रहा हूँ। ठीक है, सेलियंट पोल को थोड़ा समझना आसान है एज कम्पेयर टू सिलिंड्रिकल पोल, इसीलिए मैं पूरी मशीन आपको सेलियंट पोल से ही समझाऊंगा, कोशिश ये रहेगी। ठीक है, तो दिस वन इज नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पे अगर मैं कंडक्टर ले लूँ, इस तरीके से कंडक्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे ये क्रॉस आ रहा है तो इसकी फील्ड कैसे बनेगी, तो क्रॉस की फील्ड को जिस तरीके से बनेगी, फ्लेमिंग्स मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल सिंपल सा आप लगा सकते हो। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, और डॉट की क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। नाउ अगर अब दो फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, तो भाई बिना कट करे कैसे निकलेंगी, तो बिना कट करे जो पहले सीधे जा रही थी, यानी कि एक केस और ले लेता हूं मैं, वेट, एक केस और ले लेता हूं, यानी कि इनिशियल केस ले लेते हैं, यानी कि ये हो गया हमारे पास नॉर्थ पोल, दिस वन इज द, इसमें इस ये पर्टिकुलर केस में क्या था कि जब रोटर रोटेट नहीं कर रहा था ना कोई करंट था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करी जाए, यानी कि पहला इनिशियल केस जब मार्केट से नया खरीद के लाए थे, तो देखो ये फील्ड लाइन सीधे सीधे ऐसे पास हो रही थी ये। ठीक है, पूरा विदाउट डिस्टॉर्ट हुए। लेकिन जब इस तरीके का क्रॉस इफेक्ट आएगा, और सॉरी, जब इस तरीके का आर्मेचर रिएक्शन में, आर्मेचर रिएक्शन होगा, आर्मेचर के अंदर फील्ड फ्लक्स आ जाएगा, आर्मेचर के अंदर फ्लक्स आ जाएगा, आर्मेचर फ्लक्स फाई ए, और उसकी इस तरीके से डायरेक्शन होगी। दिस वन क्या है, ये तुम्हारा फाई ए है, और ये तुम्हारा यहाँ जो फ्लक्स निकलेगा ये क्या था, ये फाई एफ था। तो जब ये दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये फील्ड फ्लक्स कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो, बात समझ में आ रही, ये देखिए इस तरीके से। ओके, तो देखो अब क्या हुआ, यानी कि ये जो तुम्हारा जो कंडक्टर था, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर, इसके अंदर जो इफेक्ट आया है क्रॉस इफेक्ट, और वहां पे एक फील्ड रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से क्या होगा, शिफ्टिंग हो जाएगी फील्ड फ्लक्स की। तो फाइव फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, फील्ड फ्लक्स क्या हो गया, फील्ड फ्लक्स शिफ्ट कर गया। ठीक है, अब शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होगी, इस पे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होगी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि डीसी मशीन में था। अब ये कैसे पता करेंगे, तो देखो भाई, आपको ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, अगर याद ना हो तो रिवाइज करा देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है ना, ये पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये है तो इसको हम लोग कहेंगे लीडिंग एज, लीडिंग एज। ये चीज मैंने कई बार बताई हुई है। ठीक है, आपको याद होगा, जैसे कि क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर हमारा मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये है हमारा रोटर है, ठीक है, ये रोटर है, सॉरी इस तरीके से बना देता हूँ, ये रोटर है और ये कंडक्टर है। ओके, ये कंडक्टर है।
तो अगर मान लेते हैं तुम्हारा नॉर्थ पोल जो है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो जो एज पहले कंडक्टर के सामने आएगा उसे हम लीडिंग कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि ये वाला एज इसके सामने पहले आएगा तो ये फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ। ये वाला एज जब ये रोटर रोटेट होकर यहाँ से पास हो जाएगा, यानी कि जब रोटर यहाँ पहुंच जाएगा तब ये सेकंड पार्ट इसके सामने आएगा, तो ये वाला तुम्हारा सेकंड नंबर हो गया। यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, ये वाला एज आएगा राइट साइड वाला, देन सेकंड नंबर का साइड आएगा, ठीक है। तो जो वर्स्ट वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग एज, क्योंकि ये सबसे पहले कंडक्टर को फेस करेगा, लीडिंग एज, ठीक है। और जो सेकंड वाला पार्ट है यानी कि जो पीछे चल रहा है वो तुम्हारा ट्रेलिंग एज कहते हैं इसे, ट्रेलिंग एज। ये ऑलरेडी मैंने आपको डीसी मशीन में बताया हुआ है, ट्रेलिंग एज। ये सारी चीजें मैं डीसी मशीन में से बता चुका हूँ, फिर से हल्का सा रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से अब देखो, जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो दिस वन इज योर लीडिंग एज, एंड ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यानी कि ये वाला दिस वन इज योर ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग एज, ओके, ट्रेलिंग एज हो गया, ओके। तो अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो भाई फाई एफ जो है, देखो फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, लीडिंग पे अगर हम बात करें फ्लक्स, तो लीडिंग एज, जो लीडिंग एज होगा, लीडिंग एज यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लीडिंग एज पे देखो फ्लक्स कम हो गया ना पहले से, यहाँ पे देखो कितनी सारी लाइनें थी, और जब आर्मेचर रिएक्शन आया तो देखो यहाँ से गायब हो गई क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कारण। तो यहाँ पे लीडिंग एज पे क्या होगा, फ्लक्स डाउन होगा, और फाई एफ की बात कर रहा हूँ। और जो ट्रेलिंग एज होगा, जो ट्रेलिंग एज है, ट्रेलिंग एज, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ट्रेलिंग एज पे क्या होगा, राइज अप हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेलिंग पोल पे क्या होगा, ट्रेलिंग टिप जो होगी इसकी एज कह लो, पोल टिप कह लो, कुछ भी कह सकते हो, अलग अलग नाम है। तो जो लीडिंग एज होगा, लीडिंग एज का मतलब क्या होता है, कोना होता है, जानते हो, मतलब किनारा। तो जो लीडिंग किनारा होगा वहां पे क्या होगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, और जो लैगिंग, जो ट्रेलिंग किनारा होगा यानी जो पीछे वाला किनारा है वहां पे क्या होगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, ठीक। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है। और ट्रेलिंग और लीडिंग एज पता होने चाहिए आपको, डीसी मशीन का लेक्चर भी इस पे देख सकते हो, वहां पे मैंने और डिटेल में इसको बताया था, ठीक है। अच्छा, ये लीडिंग और ट्रेलिंग एज कैसे डिसाइड होते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी कि ये कैसे पता होंगे, तो ये किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे, रोटेशन पे, ठीक है। पर अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं, ठीक है, इसको भी समझ लो, अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तब भी ये इफेक्ट सेम रहेगा, यानी कि इन बोथ डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि जब तुम अगर मान लेते रोटर यहाँ रोटेट कर रहा था तो ये लीडिंग एज था और ये ट्रेलिंग एज था। अगर मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि इस अपोजिट डायरेक्शन रोटेट करा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ डॉट आ जाएगा, और डॉट जब आएगा यहाँ पे मान लेते हैं डॉट आ जाएगा, और डॉट आएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ऐसे केस में जो नॉर्थ पोल होगा इसमें जो फील्ड फ्लक्स निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, ये ऐसे पास होगा, ठीक। तो अब की क्या है, जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये तुम्हारा लीडिंग एज हो जाएगा और ये ट्रेलिंग एज हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि अब की ये वाली साइड जो है ये कंडक्टर को पहले फेस करेगी और ये वाली साइड कंडक्टर को बाद में फेस करेगी, ठीक। तो ये लीडिंग एज हो गया और ये ट्रेलिंग एज हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगेन देखो, ट्रेलिंग एज पे फ्लक्स ज्यादा है और लीडिंग एज पे फ्लक्स कम है, तो ट्रेलिंग एज पे फ्लक्स ज्यादा है, लीडिंग एज, तो यानी कि देखो लीडिंग और ट्रेलिंग एज तो समय डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से चेंज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो उनका इफेक्ट है यानी कि फ्लक्स जहां पे बढ़ रहा होगा, लीडिंग एज पे अगर बढ़ रहा है, लीडिंग एज पे अगर कम हो रहा है, तो तुम किसी भी डायरेक्शन में अल्टरनेटर में रोटेट करा रहे हो, हमेशा लीडिंग एज पे ही फ्लक्स रिड्यूस होगा। और ऐसी ट्रेलिंग एज पे अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो आप अल्टरनेटर को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करा लो, हमेशा ट्रेलिंग एज पे फील्ड फ्लक्स ज्यादा ही मिलेगा। क्लियर होगा, ये चीज समझ में आ गई लीडिंग और ट्रेलिंग एज के ऊपर, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हो, एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा लीडिंग और ट्रेलिंग एज के ऊपर, जिससे कि कोई डाउट ना रहे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट, जो तीसरा पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है तुम्हारा, अभी तक 2 पॉइंट सीखे कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की बात। अच्छा, एक चीज और रह गई क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के बारे में, चलो बाद में बताता हूं, पहले ये समझ लो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के बारे में, इसको समझो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। अब डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में हमने सीखा था कि जो फाई एफ होगा वो क्या होगा, फाई एफ होगा, और जब इंटरेक्ट करेगा ये फाई ए के साथ तो नेट इफेक्ट क्या होगा, यानी कि नेट जो फ्लक्स है फाई वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन के अंदर क्या होगा, जो फीड फ्लक्स है वो रिड्यूस होगा क्योंकि फाई उसको अपोज करेगा, ठीक। तो ऐसे केस में अगर फाई एफ रिड्यूस होगा तो भाई ई इक्वल टू कितना होता है, फेस की वैल्यू 4.44 एफ टी फाई एफ होती है, ठीक है, फाई के डब्ल्यू होती है। तो ये कौन सा फ्लक्स होता था, ये होता था फ्लक्स, ये हम जानते हैं फ्लक्स पर पोल होता था, ठीक है। तो फील्ड फ्लक्स की बात हो रही है, तो जब फील्ड फ्लक्स रिड्यूस होगा तो भाई ईएमएफ भी रिड्यूस होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होने लगा तुम्हारे अल्टरनेटर केस में, तो जो बनने वाला वोल्टेज है, ठीक है, फेज वोल्टेज, वो क्या होगा, रिड्यूस होने लग जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अल्टरनेटर रेटेड वोल्टेज बनाए जितना पहले बना रहा था, तो आपको आईएफ की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा फील्ड करंट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फील्ड करंट आपको सप्लाई करना पड़ेगा। आईओ भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर तुम्हारी मशीन के अंदर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा है, जो कि होता है इंडक्टिव लोड या आरएल लोड के अंदर,
तो ऐसे केस में क्या होगा, तुम्हें एक्स्ट्रा फील्ड करंट देना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लक्स बढ़ाना पड़ेगा। भाई हुआ क्या, आपने जब मशीन खरीदी तो 5F की वैल्यू मान लेते हैं 10 मिली वेबर थी। ओके, अब क्या हुआ, जब आर्मेचर रिएक्शन हुआ तो आर्मेचर रिएक्शन कारण जो 5F आर्मेचर रिएक्शन के कारण कितनी हो गई है, अब आपकी मान लेते हैं 7 मिली वेबर हो गई है। ठीक है, तो अब जब 7 मिली वेबर हो गई तो भाई वोल्टेज भी मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे पहले 220 आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे अगर E इक्वल टू 220 बना रहा था तो इसमें E इक्वल टू कितना बनाएगा, एग्जांपल के तौर पे 200 ले रहे हैं, मैंने एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, तो ये एग्जांपल ले रहा हूँ तो 200 बना दिया। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो चाहिए भाई रेटेड वोल्टेज मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फ्लक्स देना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा 5F एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। और कितना बनाना पड़ेगा, 3 मिली वेबर का एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा बनाओगे ये कहाँ से आएगा, इसके लिए तुम्हें IF की वैल्यू को राइज अप करना पड़ेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर मान लेते हैं IF तुम्हारा 1 एम्पेयर था और यहाँ पे भी IF तुम्हारा 1 एम्पेयर है, लेकिन तुम्हें अगर बढ़ाना है यानी कि इसको एक्स्ट्रा बनाना है तो इसके लिए IF इक्वल टू 0.3 और बढ़ाना पड़ेगा। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हुआ, नेट फील्ड करंट कितना इंक्रीज हो गया, 1.3 एम्पेयर। ये सारे के सारे मैंने जस्ट एग्जांपल लिए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यानी क्या होगा, फील्ड करंट आपको राइज अप करना पड़ेगा। तो बात समझो, कभी भी अगर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कारण नेट फील्ड फ्लक्स कम हो जाएगा, फील्ड फ्लक्स कम होगा तो उसकी वजह से वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम होगा तो भाई अब तुम वोल्टेज तो रेटेड वोल्टेज चाहिए, अल्टरनेटर इतना महंगा खरीदा है, वोल्टेज भी कम कर रहा है, तो इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा फील्ड करंट देना पड़ेगा ताकि एक्स्ट्रा फ्लक्स बन सके, ताकि हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकें डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को। क्लियर हो रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा फील्ड करंट देना पड़ता है, तो ये लॉस की तरह होता है हमारे लिए, इसलिए इंडक्टिव लोड जो होते हैं वो हमारे लिए हमेशा ही लॉस की तरह काम करते हैं, क्योंकि भाई उसके लिए एक्स्ट्रा फील्ड करंट हमें देना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट केस की बात करते हैं, इसका जो कह सकते हैं जुड़वा भाई है, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, यानी कि मैग्नेटाइजेशन। अगर कहीं पे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा है, इसका समझते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा 5F है और जो 5A जब ये आपस में मिल रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, 5F की वैल्यू राइज अप हो रही है। अब 5F जब बढ़ गया तो भाई वोल्टेज जो होता है वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है 5 के, तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब वोल्टेज बढ़ गया तो आपको क्या करना है, हमें तो रेटेड वोल्टेज चाहिए ना। तो देखो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, हम घर में क्या चाहते हैं, हमारे 220 के वोल्टेज 220 ही आते रहे ना। तो मैं ये चाहूंगा कि वो 200 या 180 जाए, ना मैं ये चाहूंगा कि वो 200 250 या 300 चले जाएं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एक रेटेड वोल्टेज, कांस्टेंट फिक्स वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 5F की वैल्यू क्या हो रही, राइज अप हो रही है। तो तुम क्या करोगे, देखो इसका सेम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर E इक्वल टू 220 मिल रहा था जब 5F तुम्हारा कितना था, 10 मिली वेबर था। क्लियर हो गया, अब जैसे ही तुमने बटन ऑन करा, लोड लगाया इस पे और कैपेसिटिव लोड लगा दिया, RC लोड, तो ऐसे केस में 5F की वैल्यू कितनी हो गई, 1.3 मिली वेबर हो गई। क्लियर, अब E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके E की वैल्यू मान के चलते हैं 260 वोल्ट हो गई, पहले 220 थी, अब मुझे इसे 220 पे वापस शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में ये जो 0.3 मिली वेबर बढ़ गया इसको रिड्यूस करूंगा। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो फील्ड करंट की वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे फील्ड करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर थी, तो इस केस में फील्ड करंट की वैल्यू भी 1 एम्पेयर रहेगी, पर 5F की वैल्यू को मुझे रिड्यूस करना है। ठीक है, तो 5F की वैल्यू को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, IF की वैल्यू को रिड्यूस करूंगा और ये 0.7 एम्पेयर ले लूंगा। क्लियर हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, कम फील्ड करंट में ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से मुझे E इक्वल टू 220 वोल्ट मिलने लगेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, यानी कि जैसे ही तुमने देखा कि भाई आपका वोल्टेज ज्यादा बन रहा है और हमारा क्यों, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अपने फील्ड करंट को डाउन कर देंगे, फील्ड करंट की वैल्यू को, और उस वजह से क्या हो जाएगा, फील्ड फ्लक्स वापस से हम लोग रेटेड वैल्यू पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज, ये बहुत डिटेलिंग चल रही है, ये कह सकता हूं मैं, डीप इंसाइट है बहुत ज्यादा आपके लिए आर्मेचर रिएक्शन का सब कुछ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है किसी भी किताब में, जितना भी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया डिटेलिंग एक तरीके से। ठीक, तो हमने देखा कि अगर मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट अगर कभी हो रहा है, यानी कि RC लोड लगा दिया, तो उससे मेरा फील्ड करंट भी बच रहा है, यानी कि मेरा कम फील्ड करंट में भी अल्टरनेटर उतना ही वोल्टेज बनाएगा। ठीक है, तो इनपुट कम दूंगा और आउटपुट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, यानी कि ये हमारे लिए एक प्रेफरेबल केस है। तो हम कोशिश करेंगे कि RC लोड लगाएं अपने सर्किट पे। ठीक है, आई होप सर्किट कह रहा हूं, अल्टरनेटर पे। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको समझ लेते हैं, इस पॉइंट को कवर करता हूं मैं यहाँ पे। ये फिफ्थ पॉइंट है, आई होप मैंने आपको पीछे चौथा पॉइंट होता है, हाँ ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है ये, इसको कवर कर दें। अब ये फाइनली, यानी कि देखो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि फ्लक्स की वेवफॉर्म कैसी हो जाएगी, यानी फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा 5F के ऊपर। तो देखो दो इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक हो रहा है तुम्हारा क्रॉस इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्रॉस इफेक्ट एक तो ये है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, और एक है तुम्हारा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो सकता है या फिर स्लैश मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी क्रॉस इफेक्ट होगा तो ये इस पर्टिकुलर इफेक्ट की खास बात क्या होती है, ये केवल डिस्टॉर्ट ओनली
डिस्टॉर्ट दी फील्ड फ्लक्स, डिस्टॉर्ट दी फाई एफ, यानी कि ये क्या करेगा, ये केवल फाई एफ को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, बट डजंट अफेक्ट इट्स मैग्नीट्यूड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट डजंट अफेक्ट इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि ये इसके मैग्नीट्यूड को डजंट अफेक्ट मैग्नीट्यूड, यानी कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जब भी होगा तो मैग्नीट्यूड पे फील्ड फ्लक्स के मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं फाई एफ इक्वल टू 10 मिली वेबर है, ठीक है, 10 मिली वेबर, 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, तो ऐसे केस में फाई एफ की जो वैल्यू है वो भाई 10 मिली वेबर ही रहेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बात समझो कि जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की खास बात क्या होती है, ये वेव शेप को तो डिस्टर्ब करेगा, यानी कि पहले वेव शेप सीधे सीधे जा रही थी, अब वेव शेप कुछ इस तरीके से जाएंगी, ठीक है, जैसे कि डीसी मशीन में सीखा था। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट केवल वेव फॉर्म को तो डिस्टॉर्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, लेकिन अल्टरनेटर के केस की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, डीसी मशीन नहीं, अल्टरनेटर केस की बात कर रहे हैं, तो अल्टरनेटर में फील्ड फ्लक्स हमेशा केवल वेव फॉर्म को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब मैग्नीट्यूड को असर नहीं करेगा, केवल और केवल फील्ड फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं, अगर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो डीमैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ले रहे हो, तो ये क्या करेंगे, ये ओनली अफेक्ट दी मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स, दी मैग्नीट्यूड ऑफ फाई एफ, यानी कि ये बड़ी खास बात है। अगर कहीं पे डीमैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा है तो वो मैग्नीट्यूड को असर करेगा, यानी कि वो तुम्हारा क्या करेगा, फॉर एग्जांपल दिस सेम इक्वेशन फाई एफ है और वो 10 मिली वेबर है, ठीक है, 10 मिली वेबर है, और वहां पे दो इफेक्ट हो रहे हैं, या तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा होगा तो फाई ए की वैल्यू चेंज होकर मान लेते हैं 0.7 मिली वेबर रह जाएगी, ठीक है, और मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा होगा तो फील्ड फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1.3 मिली वेबर हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन खास बात क्या होती है, ये वेवफॉर्म को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है, नेट मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को कम और बढ़ाने का काम जो है वो ये है तुम्हारा डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन का, और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन केवल डिस्टर्ब करता है, अल्टर करता है वेव को। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा आपके पास मन में कि भाई हमने जब डीसी मशीन पढ़ी थी तो वहां पे ये चीज सीखी थी कि कभी कभी क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के सैचुरेशन होता है, ठीक है। बता दूं, डीसी मशीन में आपको याद होगा कि जो साइकिल होती थी, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हुआ, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, और इसकी वजह से क्या हुआ, वेव शेप डिस्टर्ब हुई, डिस्टॉर्शन आया, या कह सकते हैं शिफ्टिंग आई, फ्लक्स की शिफ्टिंग हो गई, शिफ्टिंग ऑफ फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स की शिफ्टिंग हो गई, और उसके बाद क्या होता था, एक जगह क्योंकि फ्लक्स इकट्ठा हो जाता था तो सैचुरेशन हो जाता था, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर आपका अल्टरनेटर, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर केस लिया है, इसकी खास बात याद रखना, यहाँ पे मैंने कौन सा केस लिया है, यहाँ पे हमने लिया है अनसैचुरेटेड केस, बहुत इंपॉर्टेंट, अनसैचुरेटेड केस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अनसैचुरेटेड केस ले रहे हो, इन डेट केस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो है तुम्हारा वो केवल डिस्टॉर्ट करेगा और मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन जैसा डीसी मशीन में होता था, अगर आपने क्या कर रखा है, अगर आप सैचुरेटेड वाला केस ले लोगे, यानी कि ऐसा कोर लिया जो सैचुरेट हो सकती है, सैचुरेटेड कोर ले लोगे तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन डिस्टॉर्ट भी करेगा प्लस डीमैग्नेटाइज भी करेगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट भी शो करने लगेगा। समझ में आ रही बात ये? तो ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि अल्टरनेटर की जो कोर है वो हम लोग उसको क्या लेते हैं, हम लोग उसको ये मान लेते हैं कि भाई वो हमारी अनसैचुरेटेड कोर है, यानी कि ऐसी कोर जो सैचुरेट नहीं होगी, एक तरीके की आइडियल कोर मान लेते हैं, ताकि सिंप्लीफाई कर सके हम लोग इसके इफेक्ट को, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अगर आपको लिखा हुआ है कि आपका रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है और जो कोर है वो सैचुरेटेड टाइप कोर है, यानी कि कोर सैचुरेट हो सकती है, तो ऐसे केस में जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा वो भी होगा प्लस डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट भी हो जाएगा, बट ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ कोर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज मैंने सारी क्लियर कर दी है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो आपको याद क्या रखना है, अगर लोडिंग की तरफ से बात की जाए तो रेजिस्टर हमेशा क्रॉस इफेक्ट करेगा और इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड कोर। पर अगर कोर तुमने ऐसी ली है जो सैचुरेट हो सकती है तो रेजिस्टर तुम्हारा क्रॉस भी इफेक्ट क्रिएट करेगा, और क्रॉस इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो ऐसे केस में डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट भी करने लग जाएगा ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ कोर। ओके, तो आई होप यदि समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो फाइनली मैं इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूं, और ये तीसरा पार्ट था आर्मेचर रिएक्शन का। इसमें मैंने लगभग सारी चीजें आपके साथ कवर कर ली हैं, सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर कोई चीज रह गई हो, कोई कंफ्यूजन मन में रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कंफ्यूजन ज्यादा लोगों को होगा तो मैं इसको सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, वरना फिर हम लोग आगे देखेंगे और अल्टरनेटर को और डिटेल में सीखेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।